हाँ, तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे अभिक्रियाओं के प्रकार। और अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा था योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया के बाद पढ़ा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो आज हम लोगों की पहली टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का दूसरा नाम अपघटन भी है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक, देखिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता हो। या तो इसको और ज्यादा बेहतर लिखना तो हम लिख सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थों में वियोजित या अपघटित हो जाता हो। ठीक, अब देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ क्या रहेगा भाई, एक पदार्थ रहेगा या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, या हम कह लें दो या दो से अधिक नए पदार्थों में वियोजित या अपघटित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब भाई सीधी सी बात है कि यह कब टूटेगा, कब अपघटित होगा, कब वियोजित होगा, जब हम इसको बल लगा करके तोड़ेंगे और ये अगर दो भागों में टूट गया तो इसका मतलब ये दो भाग बन गए। लेकिन यह तो अपने उसी रूप में है। यहाँ पर हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया तभी मानी जाएगी जब नए पदार्थों का निर्माण हो। तो हम लोग कोई एक पदार्थ लें, अगर यह दो से अधिक भागों में वियोजित हो जा रहा है, कम से कम दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो रहा है, और जो नए भाग हैं इनमें नए गुणधर्म हो, नया पदार्थ हो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लें CaCO3 जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग ताप दे दें, मतलब यह है कि गर्म कर दें। गर्म कर देंगे तो यह बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और उसके बाद बचा क्या इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, देखिए यहां से कैल्शियम Ca और यहां से एक O आ गया इधर, तो CaO हो गया। बचा यहाँ पे C और दो ऑक्सीजन यानी CO2, तो यहाँ पे कार्बन डाई ऑक्साइड। अब देखिए इधर केवल एक पदार्थ था जिसका नाम क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, और जैसे हमने उसको गर्म किया वैसे कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाई ऑक्साइड बन गया। ये दोनों नए पदार्थ हैं। इसके गुणधर्म और इन दोनों के गुणधर्म क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में वियोजित हुआ जिसमें एक कैल्शियम ऑक्साइड बना और दूसरा कार्बन डाई ऑक्साइड बना। इस तरीके से यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन या वियोजन हो गया। ठीक, अब उसके बाद अगर हम लोग कहें तो देखिए आगे हम लोग ले लेते हैं फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक, FeSO4 को अगर हम लोग ताप दे दें,
यानी कि Fe को हम लोग क्या कर दें, गर्म कर दें, तो यह बना लेता है Fe2O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। नाम इसका क्या है भाई, इसका नाम है फेरस सल्फेट, और इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। क्या है, फेरिक ऑक्साइड, और यह है सल्फर डाइऑक्साइड, और यह है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, तो फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। अब देखिए समीकरण को हम लोग संतुलित करें, यहाँ पर Fe2 है और यहाँ पर Fe1 है, तो हम लोग 2 से गुणा कर दें। जब 2 से गुणा करें तो सल्फर 2 हो गया, लेकिन रिएक्शन की साइड एक यस यहाँ पर है, एक यस यहाँ पर है, तो सल्फर भी 2 हो गया। ऑक्सीजन देखा जाए 4 दूना 8, और यहाँ पे कितना भाई, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 3 6 2 8 हो गया। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हुआ, इसमें फेरस सल्फेट का अपघटन हुआ। और हाँ, यहाँ पर हम लोग Fe को फेरस लिख रहे हैं और यहाँ पर Fe को फेरिक लिख रहे हैं। तो यह फेरस और फेरिक का क्या रोल है, आपने 9th में पढ़ा रहा होगा कि जब संयोजकता, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SO4 की -2 होती है, यहाँ पे Fe की +2 हो जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 है, अगर पूरे में देखा जाए 3 दूना 6 हो जाएगी, और यहाँ पर 2 तीना 2 है, तो 6 प्लस भी होने चाहिए, तो 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ पर +3 हो जाएगी और यहाँ पर +2 हो जाएगी। है दोनों लोहा ही, लेकिन यहाँ पर इसकी संयोजकता क्या है भाई, +2 है, तो यहाँ पर US लगता है, और यहाँ पर +3 है तो IC लगता है। मतलब कहने का यह है कि ऐसे परमाणु जो 2 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो जब कम वाली संयोजकता होती है तो अस लगता है, और जब उसकी अधिक संयोजकता होती है तो इक लगता है। ठीक, अगर कोई भी परमाणु 2 संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है, तो जब संयोजकता कम रहेगी तो अस लगेगा, और जब संयोजकता अधिक रहेगी तो इक लगेगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसीलिए यह फेरस है और यह फेरिक है। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं लेड नाइट्रेट का, PbNO3 का ट्वाइस। ठीक, यहाँ पे हम लोग ले लिए लेड नाइट्रेट। अब जो है इसको हम लोग कर देते हैं गर्म। जब इसको हम लोग ताप देते हैं, तो ताप देने के बाद यह लेड ऑक्साइड बनाता है, यानी कि PbO, और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड प्लस, अब यह क्या बना दिया भाई, लेड ऑक्साइड बना दिया और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बना दिया, प्लस यहाँ पर एक ऑक्सीजन का अणु निकल जाएगा। अब समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 बार है। एक मिनट, ऑक्सीजन को देख लें, 3 दूना 6 बार है, और यहाँ पे 2 2 4 1 5 बार है, यानी कि 3 दूना 6, ऑक्सीजन 6 बार है, और यहाँ पर 2 2 4 1 5 बार है, तो ये कभी संतुलित हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग इसमें 2 से गुणा कर दें। जब इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे, तब यह 3 दूना 6 और 6 दूना 12 होगा, और फिर इधर भी आसानी से 12 कर सकते हैं। तो चलो, जब 2 से गुणा करें तो लेड क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा कर दें तो लेड क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया। अब नाइट्रोजन देख लें, नाइट्रोजन 2 बार है और 2 से गुणा हुआ है तो 4 बार हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको 4 बार नाइट्रोजन को कर दें। अब बचा ऑक्सीजन, 3 दूना 6 दूना 12, ऑक्सीजन 12 बार है। यहाँ पे देख लेते हैं, 2 यह है, 4 दूना 8, 8 2 10, 2 12, यानी हमारा समीकरण भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगर नाम लिखने की बात करें तो यहाँ पे यह है लेड नाइट्रेट,
इसकी बात करें तो यह है लेड ऑक्साइड। इसकी बात करें तो यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और यह ऑक्सीजन है। ठीक। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया यह हम लोगों ने देख लिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाओं को भी अगर हम लोग बांटे हैं तो इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहेंगे तापीय अपघटन, तापीय अपघटन। दूसरे की बात करें, तापी का देखिए दूसरा नाम उष्मीय अपघटन भी होता है। तो एक हो गया तापीय अपघटन या उष्मीय अपघटन। दूसरे की बात करें तो हम कह सकते हैं विद्युत अपघटन। और तीसरे की बात करें तो यह हो गया प्रकाश अपघटन। ठीक। एक तापीय अपघटन हो गया, दूसरा विद्युत अपघटन हो गया और तीसरा प्रकाश अपघटन। मतलब यह है कि जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं इसको हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। एक ताप दे करके या उष्मा दे करके, दूसरा विद्युत प्रवाहित करके, तीसरा प्रकाश की उपस्थिति में। जहां पर अपघटन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है उसको प्रकाश अपघटन कहते हैं, जहां पर विद्युत की आवश्यकता होती है उसको विद्युत अपघटन कहते हैं, जहां पर ताप की आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है, उसको तापीय या उष्मीय अपघटन कहते हैं। आगे बात समझ में। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें, यह तीनों अभिक्रियाएं कौन सी हैं जिसमें ताप देकर के, उष्मा देकर के वियोजन कराया गया है। तो यह तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो गया। अगर यहां पर हम यह लिख दें कि तापीय या उष्मीय अपघटन, अगर इसकी हमको परिभाषा लिखनी हो तो हम लोग यह कहेंगे कि वे अपघटन अभिक्रियाएं जिसमें अपघटन ताप या उष्मा के कारण होता है, ताप या उष्मा के कारण होता है, तापीय या उष्मीय अपघटन कहलाता है। ठीक। वे अपघटन अभिक्रिया जिसमें अपघटन ताप या उष्मा के कारण होता है, तापीय या उष्मीय अपघटन कहलाता है। अब देखो जो तीनों एग्जाम्पल लिखे गए हैं इसमें ताप है, ताप है, ताप है। ठीक। यानी कि यह किसका एग्जाम्पल हो गया, यह हो गया तापीय अपघटन का। मतलब कि तीनों अपघटन के जो एग्जाम्पल होंगे वह मुख्य अपघटन अभिक्रिया के होंगे, लेकिन अलग अलग अगर हमको बांट के पढ़ना है तो यह तापीय अपघटन का उदाहरण हो गया और ये ऊपर डिफिनीशन होगी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये कंप्लीट। अब इसके बाद दूसरा हम लोग विद्युत अपघटन की बात कर लेते हैं। किसका भाई, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, तो यहां पर जिसमें अपघटन किसके कारण होगा, जिसमें अपघटन विद्युत ऊर्जा के कारण होता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल बदल जाएंगे भाई। आई बात समझ में कि नहीं, कि अगर उष्मा देने के कारण अपघटन हो रहा है तो उष्मीय अपघटन, विद्युत देने के कारण हो रहा है तो विद्युत अपघटन, और प्रकाश के कारण हो रहा है तो प्रकाश अपघटन हो जाएगा। अब जैसे देखिए विद्युत अपघटन,
हम लोग जल ले लें, जल हम लोगों ने लिया यानी H2O। जब इसमें हम लोग विद्युत प्रवाहित करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। दूसरी बात कि जल तो भाई रंगहीन स्वादहीन द्रव है और यह विद्युत का कुचालक भी है। अब आप यह सोचेंगे कि जब विद्युत का कुचालक है तो इसमें विद्युत प्रवाहित होगी कैसे, लेकिन जब जल में विद्युत प्रवाहित करनी होती है तो इसमें थोड़ी मात्रा अम्ल की मिला देते हैं। जब थोड़ी मात्रा अम्ल की मिला देते हैं तो विद्युत प्रवाहित होने लगती है और जब विद्युत प्रवाहित होने लगेगी तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे H2 प्लस O2 गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो हम 2 से कर दिए गुणा। और जब 2 से हम गुणा किए तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए, ये हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन तो संतुलित ही हो गया। तो यह कौन सा अपघटन है भाई? विद्युत अपघटन है। अगर वहीं पर हम लोग सोडियम क्लोराइड ले लें यानी Cl, इसमें क्या कर दें, इसमें विद्युत प्रवाहित कर दें। अब यानी Cl को हम लोग गला लें और उसके बाद इसमें विद्युत प्रवाहित करें तो यहाँ पर बन जाएगा यानी सोडियम और यहाँ पर क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ठीक, जब क्लोरीन गैस निकलेगी तो सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो यह भी अपघटन किसके कारण हो रहा है भाई? विद्युत के कारण हो रहा है। तो यह भी कौन सा अपघटन कहलाएगा? विद्युत अपघटन कहलाएगा। समीकरण को संतुलित करने, सोडियम यहाँ पे 1 है, सोडियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन 2 है और क्लोरीन 2 है। यहाँ 2 से हम लोग गुणा कर दें तो सोडियम 2 हो गया, इधर इधर भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गई और यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गए। ठीक, तो यह हो गया विद्युत अपघटन की। वे अपघटन अभिक्रियाएं जिसमें अपघटन विद्युत ऊर्जा के कारण होता है क्या कहलाता है भाई? विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया जल का और जो है सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक का। जब इसमें हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह जिन परमाणुओं से मिलकर के बना होता है उसमें अलग हो जाता है। तो विद्युत अपघटन समझ में आ गया। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश अपघटन की। किसकी बात कर लेते हैं भाई? प्रकाश अपघटन की। तो यहां पर हम लिख देते हैं प्रकाश अपघटन। अब इसमें विद्युत की जगह हम लोग क्या कर दें? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा के कारण होता है, वहां पर क्या कहलाता है? प्रकाश अपघटन कहलाता है। ठीक, बात तो वही है कि अपघटन अभिक्रिया होगी लेकिन इसमें अपघटन किसके कारण होगा? प्रकाश ऊर्जा के कारण होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई? प्रकाश अपघटन कहेंगे। जैसे यहां पर हम लोग ले लें सिल्वर क्लोराइड AgCl2 और इस सिल्वर क्लोराइड को हम लोग कहाँ रख दें? प्रकाश में रख दें। अगर इसको अंधेरे में रखेंगे तो यह अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन जब इसको हम लोग प्रकाश में रखेंगे तो यह जो है अपने अवयवों में टूट जाएगा, यानी कि सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगी। अब समीकरण को संतुलित अगर करना है, अच्छा ये तो संतुलित है, सॉरी, AgCl2 और यहाँ पर एक Ag और 2C, तो Cl2 हो गया। ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे AgCl हो गया बेटा, क्योंकि यहाँ पर इसकी संयोजकता 1 प्लस है और 1 माइनस है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितनी हो गई? 2 हो गई, तो हम 2 से गुणा कर दें और 2 से गुणा कर दिए तो क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गई और यहाँ पे सिल्वर इसको 2 कर दें। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? AgCl होता है।
और AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग प्रकाश में रखेंगे तो यह सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब सेम यहाँ पर हम लोग अगर सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं AgBr और इसको भी कहाँ रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं यानी कि प्रकाश में रखते हैं, तो यह सिल्वर प्लस ब्रोमीन यानी Br2 में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी अपघटन हो रहा है, पहले इसको संतुलित कर लेते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पे सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, Br1 है, यहाँ पे Br2 है यानी ब्रोमीन। तो भाई सिल्वर अब 2 हो गया, यहाँ पर सिल्वर 2 हो गया, ब्रोमीन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ से देखिए बोर्ड, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या था भाई, AgCl था और जब इसको प्रकाश में रखे तो सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, यानी यहाँ पे अपघटन हो गया। और यह अपघटन किसके कारण हुआ, प्रकाश के कारण हुआ। तो यह जो अपघटन अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, प्रकाश अपघटन कहलाएगी। हो तो रही है अपघटन अभिक्रिया, लेकिन किसके कारण हो रही है, प्रकाश के कारण हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन कहेंगे। तो सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में रखने पर सिल्वर और क्लोरीन में अलग हो जाती है, और सिल्वर ब्रोमाइड भी इसको जब प्रकाश में रखते हैं तो यह सिल्वर और ब्रोमीन में अलग हो जाती है। यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में एक जो है प्रश्न पूछा जाता है जो थोड़ा सा अगर हमको याद ना हो या हम मिस करे हो तो हमारे लिए टफ हो जाता है। बोर्ड परीक्षा के बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि निम्न में से किसका प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो यहाँ पर भाई श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनते थे उसमें किस केमिकल का प्रयोग होता था। तो भाई अगर ऑप्शन में सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड है तो सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों का प्रयोग किस में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के को बनाने में। तो आगे बात समझ में, इसको याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका, अक्सर जो है यह रिटन में नहीं पूछा गया है, यह जो है बहुविकल्पी में ही पूछा गया है कि निम्न में से किसका प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का उपयोग किया जाता है। दोनों में से जो ऑप्शन में हो उसको आप सही टिक कर दो। तो आज अपघटन अभिक्रिया आपकी समाप्त हो गई। ठीक, तो अपघटन अभिक्रिया के 3 पार्ट हैं, तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि केवल अपघटन अभिक्रिया पूछ दे तो किसका एग्जाम्पल दें। अगर केवल अपघटन अभिक्रिया पूछ दे रहा तो चाहे आप तापीय अपघटन का दे दीजिए, चाहे आप विद्युत अपघटन का दे दीजिए, चाहे प्रकाश अपघटन का दे दीजिए, अपघटन तो सभी है ना। तो तीनों में से आप किसी का भी एग्जाम्पल दे देंगे आपका आंसर सही होगा। लेकिन जब उष्मीय अपघटन की बात करेगा या फिर विद्युत अपघटन की बात करेगा या फिर प्रकाश अपघटन की बात करेगा तब हमको अलग से बात बतानी पड़ेगी कि इसका एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक, तो भाई आज आपकी अपघटन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। अब कल वाली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो आप लोग वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपने दोस्तों को जिनके पास ना पहुंच रही हो भेजें, और आप अगर पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तभी पढ़ने का मतलब समझ में आएगा, अदरवाइज आप आए वीडियो देखे 2 दिन देखेंगे फिर ये होगा कि चलो ठीक। तो अगर आपको सच में पढ़ना है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो लग जाइए अभी से, नोट्स बनाइए। यहाँ से जब आप अपने से नोट्स बनाएंगे, अपने से लिखेंगे, तब आपके दिमाग में रहेगा, तब आपकी मेमोरी जो है वह इसको एक्सेप्ट कर लेगी, फिर आपको भूलेगा नहीं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो इन वीडियो में
आई मीन समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, किसी भी तरह की समस्या हो समझने में, तो आप उसको कमेंट करिए, हम अगली वीडियो में आपको जो है उस समस्या का समाधान करेंगे। बाकी जो है दोस्तों के साथ शेयर कर लो, सबके पास पहुंचा दो। चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।